हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जंक्शन। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जाना था कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है कि क्रिस्टलीय ठोसों को ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसी वजह से हम लोग इस चैप्टर में केवल क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणु आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे क्रिस्टलीय ठोसों को कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन उद्देश्य के ऊपर है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्रिस्टलीय ठोसों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, जैसे पहला है आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस, इनमें कौन सा बल होता है, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स। दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में स्थिर वैद्युत बल होता है, प्लस माइनस के बीच में जो कूलाम बल लगता है वो आयनिक ठोस में होता है। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस में धात्विक आबंध होते हैं। ठीक है, और सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोसों में क्या होता है, सहसंयोजक आबंध होता है। ठीक, आबंधों के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ टेबल है ठोसों के प्रकार, अवयवी कण, आबंधन बल, उसके एग्जाम्पल्स, प्रकृति, विद्युत चालकता, सब यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो देखिए पहला नंबर है इसमें आणविक ठोस। आणविक ठोसों में आबंधन बल कौन सा होता है, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, आणविक ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक, अध्रुवीय आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु या समान एक टाइप के परमाणु हो सकते हैं। ठीक है ना, इनके अवयवी कण कौन होते हैं, अणु या फिर एक तरह के परमाणु। ठीक, इनमें आबंधन बल होता है परिक्षेपण या लंदन बल। ठीक है ना, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये नर्म होते हैं, मुलायम होते हैं। इनकी विद्युत चालकता कुचालक होते हैं, यानी इनमें से करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक, और इनका गलनांक क्या होता है, अत्यधिक निम्न होता है। इनके एग्जाम्पल्स जैसे हम देख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि H2 हो गया, H2, I2, इसके बाद CCl4। तो ये अध्रुवीय ठोसों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, इनमें पोलराइजेशन नहीं होता है। आप देख रहे हैं H2, I2, CCl4। ठीक ना, उसके बाद है दूसरा ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस किसको कहा जाता है, ध्रुवीय ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, और इनमें आबंधन बल कौन सा होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्योंकि इनमें ध्रुवण हो जाता है तो प्लस माइनस बनते हैं, जिनके वजह से, और जो एक दूसरे से काफी पास पास होते हैं, इस वजह से इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जैसे आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके HCl हो सकता है, इसमें H+ और Cl-
में टूट जाएगा और दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास रहेंगे, जिससे क्या होगा, इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। इनकी विद्युत चालकता कुचालक होती है, ये कुचालक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें से करंट फ्लो नहीं होती है। इनका गलनांक निम्न होता है। इसके बाद है हाइड्रोजन आबंधित, ठीक है ना, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी अवयवी कण कौन होते हैं, अणु। इनमें आकर्षण बल हाइड्रोजन आबंध होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन आबंध H या F जब N या O से मिलकर आबंध बनाते हैं तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। फिर इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये कुछ कठोर होते हैं। विद्युत चालकता इनकी भी कुचालक होती है, गलनांक इनका भी निम्न होता है, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं H2O। H2O, ठीक है ना। उसके बाद है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इनमें अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे, ठीक ना। आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं और इनके बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर होते हैं परंतु भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब कि ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। इनको अगर किसी चीज़ से, किसी शार्प चीज़ से पीटा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक। उसके बाद इनकी विद्युत चालकता कैसी होती है, ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु द्रव अवस्था या जलीय विलयन में ये सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में ही ये अपने आयनों में टूटते हैं और जब आयनों में टूट जाएंगे तब आयन गति करने के लिए सक्षम हो जाएंगे और इनकी विद्युत चालकता प्रदर्शित होगी। जबकि कुचालक अवस्था, ठोस अवस्था में ये इनमें आयन मौजूद नहीं होंगे, जिससे कि इनमें चालकता प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है ना। गलनांक इनका उच्च होता है। इसके बाद अगला नंबर है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होते हैं, परमाणुओं के धनायन और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धातुएं क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देती हैं बाहर, तो इनके वजह से इनमें अवयवी कण जो बनते हैं वो कौन होते हैं, धनायन और इलेक्ट्रॉन, ठीक। इनके बीच में आबंधन बल धात्विक आबंध होता है और इनकी प्रकृति कठोर परंतु आघात वर्धनीय एवं तन्य। आघात वर्धनीय का मतलब मेलियाबिलिटी इनकी होती है और डक्टिलिटी। मेलियाबिलिटी का मतलब है कि अगर इनको पीटा जाए तो ये चादर के रूप में फैलने लगते हैं, ठीक है ना। इनको हम पीट के चादर के रूप में फैला सकते हैं, ये जल्दी टूटेंगे नहीं, भंगुर नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर इनको हम तोड़ रहे हैं, इन पे हम किसी हार्ड चीज से अगर पीटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, परंतु ये इनके साथ ऐसा नहीं होता है, ये फैलते जाते हैं, ठीक। और तन्यता का मतलब होता है इनको हम तारों के रूप में खींच सकते हैं। जैसे आप देखते हैं धातुओं के तार बनाए जाते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, ठीक ना। तो धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं परंतु आघातवर्धनी एवं तन्य होती हैं, ठीक ना। इनकी विद्युत चालकता ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में सुचालक, ये दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्थाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं और गलित अवस्थाओं में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के धनायन पाए जाते हैं, जिसके वजह से इनकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद है गलनांक। इनके गलनांक क्या होते हैं, जनरली इसके गलनांक जो है कि उच्च होते हैं, ठीक। उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। आयनिक ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे NaCl, फिर है ZnS, ठीक है ना, MgO।
उसके बाद धात्विक ठोसों में आप देख सकते हैं जितनी भी धातुएं होती हैं वे धात्विक ठोस होते हैं, जैसे Fe हो जाएगा, Cu हो जाएगा, Ag, Au, ये सब क्या होंगे? धात्विक ठोस होंगे। ठीक, उसके बाद अगला है ससंयोजक। ससंयोजक ठोस किसको कहा जाता है? जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। इनमें आबंधन बल ससंयोजक आबंध होता है। ठीक, और इनकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इनकी विद्युत चालकता क्या होती है? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुछ एकाध हमको, जैसे ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक, इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ससंयोजक में, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये क्या होते हैं? ससंयोजक ठोस के उदाहरण है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर है अगली हेडिंग क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। ठीक है ना। क्रिस्टल जालक क्या होता है? त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है ना। 3D में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। ये एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकते हैं। देखिए एक विमीय जैसे यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना, इसमें एक ही रेखा में है सारे परमाणु, तो ये एक विमीय है। इसमें क्या है? किसी तल में स्थित है, तो ये क्या हो जाएंगे? द्विविमीय। और इसमें त्रिविमीय 3D शेप में है। ठीक है ना। तो ये आपका क्रिस्टल जालक हो गया। फिर है एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका किसको कहा जाता है? यूनिट सेल। जैसे देखिए यूनिट सेल संपूर्ण क्रिस्टल जालक में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है ना। पूरे क्रिस्टल जालक में वह छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं इस 3D वाले में, इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा 3D फिगर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम लोग कहा जाए तो इसके लिए, इस त्रिविम जालक के लिए हम लोगों की जो एकक कोष्टिका है वो कौन होगी? ये चीज। ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसको अगर हम बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो ये बनता जाएगा। ठीक है ना। ये एक क्यूब है, इसी क्यूब को बार बार दोहराते जाएंगे। जैसे आप घर में देख सकते हैं, आपके घर में जो ईंट होता है वो आपके लिए क्या होता है? अगर कोई दीवार बनी है तो उस दीवार के लिए जो एक ईंट है वो आपकी क्या होगी? एकक कोष्टिका होगी। ठीक है ना। आगे आते हैं, अगली हेडिंग है एकक कोष्टिका के प्रकार। देखिए एकक कोष्टिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। पहला होता है आद्य या सरल एकक कोष्टिका। आद्य या सरल एकक कोष्टिका किसको कहा जाता है? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्टिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, यानी इनमें क्या होगा? केवल और केवल इनके कोनों पर मौजूद होंगे। ठीक है ना। जो अवयवी कण या परमाणु जो भी होंगे वो कहाँ पर होंगे? केवल और केवल इनके कोनों पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आद्य या सरल एकक कोष्टिका। ठीक। इसके बाद है केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका किसको कहा जाता है? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण
कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं। ठीक है ना, केवल कोनों पर नहीं बल्कि अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, उन्हें केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। देखिए बीसीसी क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है ना, आगे हम बताते हैं आप लोग को ये क्या है। तो देखिए पहला है आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका, नहीं, पहला है आपका आद्य एकक कोशिका यानी कि सरल एकक कोशिका। तो देखिए सरल एकक कोशिका किसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सरल एकक कोशिका में हमने आपको बताया कि जब अवयवी कण केवल और केवल इस क्रिस्टल जालक के कोनों पर स्थित हों, केवल और केवल कोनों पर स्थित हों, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सरल एकक कोशिका बोलेंगे। और चूंकि ये हमने इसमें अपना जो एकक कोशिका लिया है वो एक घन के रूप में लिया है, इसलिए इसको घनीय एकक कोशिका कहा जाएगा। ठीक है ना, तो सरल घनीय एकक कोशिका में उनके कोनों पर पाए जाएंगे। ठीक, अगर हम परमाणु की बात करें, अगर हम परमाणु की बात करें तो देखिए एक परमाणु का 1/8 पार्ट जो है वही केवल इस, जैसे देखिए यहाँ पे एक ये पॉइंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एटम है। ठीक है ना, यहाँ एक एटम हम बना सकते हैं, जैसे ये आपका एक एटम। ठीक, उसी तरह यहाँ पर एक एटम है, सारे कोनों पर एक एटम रखे गए हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पार्ट में, इस क्यूब के अंदर इस एटम का कितना पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो 1/8 पार्ट ही केवल इस क्यूब के अंदर है, बाकी बाहर है। ठीक ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर एक बॉल है, इस आधे को पहले हम हटा देते हैं यहाँ ऊपर से, ये आधा एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि ये बाहर है, तो बचा जो आधा है नीचे का वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका है। ठीक है ना, तो इसमें से केवल और केवल इतना पार्ट जो है वो हमारे इस क्यूब के अंदर आएगा। ठीक ना, केवल ये पार्ट। ठीक, तो आधे का 1/4 है, यानी पूरे का कितना हो जाएगा 1/8। तो ये 1/8 पार्ट बाहर है, 8 से इसमें, और टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं। तो अगर हम 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूर्ण परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है ना, यानी कि इस एकक कोशिका में संपूर्ण परमाणु कितने होंगे, 1। ठीक है ना, आगे आते हैं। ये है आपका सरल या घनीय एकक कोशिका। दूसरा नंबर है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रित का मतलब क्या होगा, देखिए इनमें कोनों पर तो होंगे ही और इसके बीच में भी होगा अंतः केंद्रित। जैसे देखिए यहाँ पर एक है, ठीक है ना, और एक इसके बीच में। ठीक, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो आपने पहले में देखा इन कोनों
पर परमाणुओं की संख्या कुल कितनी आएगी? 1/8 एक का है और पूरे 8 कॉर्नर हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 परमाणु इन कोनों के हिसाब से आ जाएगा। और एक परमाणु जो है वो पूर्ण रूप से इस क्यूब के अंदर आ रहा है, इस घन के अंदर आ रहा है, तो ये एक परमाणु और, यानी कि टोटल कितने परमाणु आएंगे? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में टोटल 2 परमाणु आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कोनों पर तो होंगे ही, साथ ही साथ इस क्यूब के फलक, फलक का मतलब क्या है? ये एक एक दीवार जो होती है क्यूब की वो एक फलक होती है, तो हर फलक के केंद्र पर भी एक परमाणु या अवयवी कण मौजूद होगा। ठीक है ना। तो जैसे देखिए इस फलक के लिए यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर होगा फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका का। ठीक ना। तो इसमें देखिए अगर हम कोने की बात करें तो टोटल 8 कोने हैं और एक कोने पर 1/8 परमाणु इस क्यूब में हिस्सा ले रहा है, यानी इससे आ जाएगा कोनों के हिसाब से केवल एक परमाणु आएगा। फलक के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी फलक पर टोटल 6 फलक होती हैं क्यूब में, और एक फलक पर केवल और केवल आधा परमाणु हिस्सा लेगा। ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं इस दीवार में अगर यहाँ पे परमाणु कोई रखा है तो आधा अंदर की तरफ रहेगा और आधा बाहर की तरफ रहेगा, तो परमाणु का केवल आधा भाग ही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इस वजह से यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 3। ठीक है ना। और टोटल दोनों को मिला देंगे तो 4 परमाणु फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मौजूद होंगे। ठीक है ना। आगे आते हैं अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, यानी इंड सेंटर्ड। ठीक है ना, ECC। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये तो सब में है, कोनों पर अवयवी कण सब में मौजूद होंगे। ठीक है। उसके बाद अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। हाँ, इसमें देखिए केवल और केवल अंत फलकों पर, चाहे हम कोई भी ले सकते हैं, विपरीत में 2 होने चाहिए। अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो ये, ठीक है ना, ये 2, यहाँ पर एक एक परमाणु मौजूद होंगे। ठीक। तो इसमें कितना हो जाएगा, कोने के हिसाब से 8 × 1/8, यानी एक परमाणु कोनों के हिसाब से हो जाएगा, और 2 फेसेस पे हैं और इनके 1/2 भाग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आ गया टोटल 1, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 परमाणु, यानी अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 2 परमाणु। ठीक है। आगे हमने ये टेबल बना दिया है, इसमें सब आपको लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। एकक कोष्टिका में अगर आद्य एकक कोष्टिका की बात किया जाए तो कोनों पे के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 × 1/8 = 1, और फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो चूंकि घनीय एकक कोष्टिका है इसमें फलक पर कोई भी परमाणु मौजूद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 0। केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या वो भी 0। ठीक है। तो टोटल मिला के कितना आ गया? 1। इसके बाद दूसरा नंबर है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कोनों के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 × 1/8 = 1। ठीक।
फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 0, क्योंकि फलक पर कोई भी परमाणु मौजूद नहीं होते हैं। केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 हो जाएगी, तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2, ठीक है ना। इसके बाद है फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में 8 × 1/8 1, 6 टोटल 6 फेसेस होती हैं और 1/2 पार्ट ही परमाणु उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह 6 × 1/2 = 3, ठीक ना। केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या इनमें कितनी होती है? केंद्र पर कोई भी परमाणु नहीं होते हैं, इस वजह से 0, तो 3 और 1 प्लस करेंगे, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 4, ठीक ना। और लास्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड यानी अंत केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। इसमें 8 × 1/8 = 1। फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 2 × 1/2 = 1 और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, क्योंकि केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 0, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।